Students, let's get started with our third topic, which is ecotone. Ecotone, let's take an example. There is an ecosystem A, and this is ecosystem B, and this area is transition zone. So there are some species which is in ecosystem A, there are some species which is in ecosystem B, and there are some other species along with the species of A and B is known as ecotone. हमेशा ecotone में जो biodiversity होगा वो ecosystem A और B से ज़्यादा होगा. So what is ecosystem? It is a zone of junction between two और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा इकोसिस्टम का ट्रांजिशन जोन होगा जहाँ वो मीटअप कर रहे होंगे, इज़ योर इकोटोन. जैसे आप एग्जांपल ले लो मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, तो वहाँ पे क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट सॉल्ट वाटर में, मरीन वाटर में होते हैं, तो मरीन वाला इन्वायरमेंट और टेरेस्ट्रियल वाला इन्वायरमेंट उसका जंक्शन है और जहाँ पे मैंग्रोव्स हो रहे हैं. So what are the characteristics of ecotone? बहुत नैरो जोन होता है ये और वाइड भी हो सकता है, depends. And it has the conditions intermediate to the adjacent ecosystem, कि यहाँ से जो ecosystem ये ख़त्म हो रहा है A वाला, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसका होगा और adjacent ecosystem जो B है कुछ प्रॉपर्टीज़ इसका होगा, तो मिक्सअप करके एक अलग सा जोन बन जाएगा which is called zone of tension. फिर it is linear, क्यों? It shows progressive increase in species composition. हमेशा species का composition बढ़ेगा यहाँ पे, एक जो community को वो छोड़ के आ रहा है, दूसरा जिस community में वो enter करेगा. A well developed ecotones contain कुछ organisms जो बिल्कुल different होंगे. You know, there are some organisms present from A, from B, but there are some completely different organisms which is not being a part of A or B. ना तो A का part होंगे ना B का part होंगे. They are completely different. कभी कभी जो number of species होती हैं और जो population density होती है वो बहुत ज़्यादा होगी इस ecotone region में comparative to other two ecosystem जो वहाँ पे ज्वाइन कर रहा है. एंड इस फैक्टर को हम बोलेंगे एज इफेक्ट. क्या बोलेंगे? एज इफेक्ट. कि जब जो एडजॉइनिंग आपका जंक्शन जहाँ हो रहा है इकोटोन में स्पेशीज इकोसिस्टम ए और बी से ज़्यादा है, दैट इज़ योर एज इफेक्ट. अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेनली यहाँ पे अबंडेंटली इस जोन में मिलेंगे, दैट विल बी योर एज स्पेशीज जो इस इकोटोन रीजन में मिलेंगे. ऐसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एज इफेक्ट जो आता है वो किससे आता है? मेनली बर्ड से आता है. अगर आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लैंड के अगर आप ट्रांजिशन जोन में जा रहे हो तो क्या होगा कि वहाँ पे बर्ड की स्पेशीज आपको ज़्यादा मिलेंगी. डेंसिटी जो बर्ड की होगी वो ज़्यादा होती है मिक्स्ड हैबिटेट में एज़ कम्पेयर टू कोई एक हैबिटेट में. नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी निश. निश क्या है? एक यूनिक फंक्शनल रोल है या कह लो प्लेस है स्पेशीज़ का उस इकोसिस्टम में, यानी कि उसका हैबिटेट है कि जहाँ पे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, और एक डिस्क्रिप्शन है उसके बायोलॉजिकल, फिज़िकल और केमिकल फैक्टर का जो उसे रिक्वायर्ड है सर्वाइवल के लिए और एक हेल्दी रिप्रोडक्शन के लिए. तो एक निश क्या है? निश उसका हैबिचुअल एनवायरनमेंट होगा जो यूनिक होगा, हर स्पेशी के लिए अलग निश होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना है, उसको बचाना है, तो हमें उसके निश में, उसके हैबिटेबल इन्वायरमेंट में उसे रखना पड़ेगा. अब निश कैसे कैसे सकते हैं? तो हैबिटेट निश हो सकता है. हैबिटेट निश क्या होगा? जहाँ पे वो स्पेशी रिसाइड करेगा. फूड निश हो सकता है, किस किस तरीके की चीज़ें वो खाएगा, व्हाट इट ईट्स, डिकम्पोजर्स, और व्हाट स्पेशीज इट कम्पीट्स फॉर, और किससे उसका कंपटीशन होगा. रिप्रोडक्टिव निश, कि कब और कैसे वो रिप्रोड्यूस करेगा. फिजिकल एंड केमिकल निश, की टेम्परेचर कितना लगेगा, लैंड कैसा होगा, लैंड का स्लोप क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगा. अब इन सारी चीज़ों के लिए ना
गवर्नमेंट ने कब एक स्कीम लगाया था, स्टार्ट किया था, दैट इज़ नगर वन उद्यान योजना एंड स्कूल नर्सरी योजना। आपने देखा होगा कि प्लांट्स मंगाए जाते थे स्कूल्स में आपको प्लांट करने के लिए या प्लांटेशन करने को बोला जाता था। तो दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ निश एज वेल। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है आपका बायोम। अब बायोम क्या होता है? अगर हम बायोम की बात करें, so let's take an example कि वो टेरेस्ट्रियल पार्ट बायोस्फीयर का जो डिवाइड हो सकता है रीजन्स में, कि हम उसे रीजन्स में डिवाइड कर दें कि ये ऐसा होगा, ये इस तरीके से रीजन वाइज की ट्रॉपिकल एवरग्रीन है कि डेसिडुअस है, वो कहलाते हैं आपके बायोम्स। अब बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर समझना है तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम एन डायग्राम। ओके, आई एम मेकिंग इट अ बिगर way because it will easier to understand then. तो this is your worm, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये कोल्ड होता जाएगा। ऐसे यहाँ क्या है, ड्राई है स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये वेट होता जाएगा। अब लेट्स टॉक अबाउट कि अगर वार्म और ड्राई है रीजन, अगर वार्म और ड्राई रीजन है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वार्म डेजर्ट मिलेगा। यू विल फाइंड वार्म डेजर्ट। अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो ड्राइनेस कम होगा थोड़ा सा। अभी हम एक पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं कि सिर्फ वार्म की बात हो रही है, बट हम ड्राइनेस को कम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे वार्म और ड्राई है, रीजन विल बी वार्म बट ड्राइनेस कम होगा। जब ड्राइनेस थोड़ा सा कम होगा तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। थोड़ा सा ड्राइनेस और कम होगा तो आपको सवाना रीजन मिल जाएगा। थोड़ा सा ड्राइनेस और कम होगा तो आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाएगा। और ड्राइनेस कम हो जाएगा, वेटनेस आ जाएगा, वार्म एंड वेट, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएगा। अब हम वार्म से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं तो कंपैरेटिवली थोड़ा रीजन कोल्ड होगा, बट कोल्ड एंड ड्राई, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, कोल्ड डेजर्ट मिलेगा। वहीं आपका क्या हो रहा है, थोड़ा सा वेट रीजन आ रहा है, कोल्ड और मॉडरेटली वेट, तो यहाँ प्रेरीज मिल जाएंगी, ग्रासलैंड्स। थोड़ा सा और इधर जा रहे हैं, वेट हो गया और थोड़ा सा कोल्ड, तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हम ऑल्टीट्यूड में आगे बढ़े तो थोड़ी सी कोल्डनेस बढ़ गई, बट यहाँ ड्राई है, आपको मिलेगा बोरियल फॉरेस्ट। नेक्स्ट आप फिर कोल्डनेस बढ़ा एंड ड्राइनेस, टुंड्रा, देन अगेन कोल्ड एंड ड्राई, पोलर। So these are the biomes which can be divided and can be understood in such a way. So we talk about tundra, तो tundra region कौन सा होता है, northern और southern most part होते हैं। हाँ, trees नहीं होंगे यहाँ पे, shrubs बहुत छोटे छोटे होंगे। ग्राउंड फ्लोरा में आपको सिर्फ लिशन, मॉसेस और सेजेस मिलेंगे। एनिमल्स में रेनडियर मिल जाएगा, आर्कटिक फॉक्स मिल जाएगा, पोलर बियर मिल जाएगा, स्नोई आउल मिल जाएगा, लेमिंग मिल जाएंगी, आर्टिक हेयर मिल जाएगा। एंड रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस नहीं होंगे, क्यों, इतने कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। फिर हम टाइगा में आ जाते हैं तो नॉर्दर्न यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, मॉडरेट टेम्परेचर में मिल जाएंगे। देन टुंड्रा से थोड़ा, जिन्हें हम बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं, दिस रीजन, यहाँ पे वेजिटेशन में आपको कॉनिफरस एवरग्रीन मिल जाएंगे, स्प्रूस मिल जाएंगे, पाइन और फिर्स मिल जाएंगे, बर्ड्स मिल जाएंगी, हॉक्स मिल जाएंगे, फर बियरिंग कार्निवोर्स मिल जाएंगे, लिटिल मिंक, एल्क्स, प्यूमा मिल जाएगा आपको, साइबेरियन टाइगर मिल जाएगा, वोल्वरीन मिल जाएगा। देन कम्स टू टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगर हम इस रीजन की बात करें तो ये आपका सेंट्रल सदर्न यूरोप वाला पार्ट हो गया। इसमें बीच, ओक, मैपल ट्रीज मिल जाएंगे, चेरी ट्रीज मिल जाएंगे, वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स दोनों मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरियाज़ में आता है ये अर्थ के। देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये 7% अर्थ का सरफेस को कवर करता है, और 40% जो वर्ल्ड के प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ हैं वो यहाँ मिलेंगे। मल्टीपल स्टोरी ब्रॉड लीफ मिल जाएंगे, पूरा एक स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसे वाला कि जो ट्री का हाइट है वो बढ़ता जाएगा। एपीफाइटिक प्लांट्स मिल जाएंगे, कैनपी मिल जाएगा।
फिर सवाना रीजन मेनली ग्रास लैंड्स मिल जाएंगी आपको, ग्रासेस स्कैटर्ड होंगी, एंटेलोप्स मिल जाएंगे एनिमल्स में, बफलोज मिल जाएंगे, ज़ीब्रा मिल जाएगा, एलिफेंट मिल जाएगा। ग्रासलैंड्स की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन की तरफ आ जाता है, मेनली डोमिनेंट वेजिटेशन। अगर फौना की बात करें तो बाइसन, एंटेलोप, कैटल, रॉडेंट्स मिल जाएंगे। एंड नेस्टिंग बर्ड्स का कैटेगरी मिल जाएगा। अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें तो मेनली वेरी लो और स्पोरेडिक रेनफॉल होता है, बहुत लो रेनफॉल होता है, ह्यूमिडिटी भी कम होता है। तो क्या होता है, डेज आर वेरी हॉट बट नाइट्स आर वेरी कोल्ड। सो मेनली यूफोरबियाज मिल जाएंगे, सेज ब्रश मिल जाएगा, फौना में रेप्टाइल्स मिल जाएंगे, स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स मिल जाएंगी, और फ्लोरा में कैक्टस तो मिलता ही मिलता है। देन अगर हम एक्वाटिक जोन की बात करें तो एक्वाटिक जोन में आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आ जाएगा, मरीन वाटर इकोसिस्टम, एस्ट्यूरीज आ जाएंगी, कोरल रीफ्स आ जाएंगे, मैंग्रोव्स आ जाएंगे। अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो उसमें लोथिक यानी मूविंग वाटर वाले प्लांट्स मिल जाएंगे, और लेंटिक भी मिल जाएंगे। दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं हम मरीन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को, एक लोथिक और एक लेंटिक। लोथिक यानी मूविंग वाटर, लेंटिक यानी स्टिल वाटर में जो है। तो लोथिक वाटर में आपको स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, राइवलेट्स मिल जाएंगे, क्रीक्स मिल जाएंगी। वही लेंटिक वाटर में पूल्स, पॉन्ड्स जिसका पानी मूव नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, मरीन इकोसिस्टम में बात करें तो 3/4 जो अर्थ का सरफेस है वो ओशन से कवर है, तो मरीन इन्वायरमेंट तो होगा ही होगा। देन एस्ट्यूरीज, कोस्टल बेज, रिवर माउथ्स ये आ गया। कोरल रीफ्स शैलो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं जहाँ पे सी वाटर थोड़ा साफ़ होता है, क्लियर और वार्म होता है, बहुत प्रोडक्टिव होते हैं कोरल रीफ्स। कॉम्प्लेक्स कोस्टल सिस्टम होता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ बहुत मिलेगा। मैंग्रोव्स जो है एवरग्रीन लैंड प्लांट्स हैं, मरीन इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे, हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन में भी सर्वाइव कर जाएंगे ये। एंड बायोस्फीयर में पहले ही बता चुकी हूँ क्या है कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों जोन आपस में कंबाइन करते हैं, दैट बिकम्स योर बायोस्फीयर।